अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 7, टॉपिक नंबर 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। इस चैप्टर के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए जिन वीडियोस में हमने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इस वीडियो में हम इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना, पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। चलिए हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक नंबर 3.1, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। मशीन इंडस्ट्रीज आने से पहले इंडिया के जो सिल्क और कॉटन गुड्स थे वो पूरी दुनिया में डोमिनेट रहा। जो इंटरनेशनल मार्केट था टेक्सटाइल का, इसको इंडिया ही डोमिनेट कर रहा था। बहुत सी कंट्रीज़ में कोर्सर कॉटन्स भी प्रोड्यूस हुए जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन, जो अच्छी वैरायटी का कॉटन, वो इंडिया से ही आता, इंडिया ही एक्सपोर्ट करता। आर्मीनियन और पर्शियन मर्चेंट्स ने गुड्स को पंजाब से अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक पहुंचाया। फाइन टेक्सटाइल्स के जो बेल्स थे, यानी टेक्सटाइल्स के बड़े बड़े थैले, इन बेल्स को कैमल के बैग पर बांध कर रखा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के इलाकों में पहुंचाया। माउंटेन पासिस और डेजर्ट से ये ट्रेडर्स गुजरते थे। इसके साथ साथ सी ट्रेड भी ऑपरेट रहा प्री कॉलोनियल पोर्ट्स के थ्रू। सूरत जो कि गुजरात में आता, इसने इंडिया को कनेक्ट कर दिया गल्फ और रेड सी पोर्ट्स के साथ। मसूलीपट्टनम जो कि कोरोमंडल कोस्ट पर, और हुगली जो कि बंगाल में, इनकी ट्रेड लिंक रहा साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स भी इन्वॉल्व थे इस एक्सपोर्ट ट्रेड की नेटवर्क में, जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्शन में या कैरिंग गुड्स में, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, और सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स में, यानी जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करते। जो सप्लाई मर्चेंट्स थे इनकी लिंक रहा पोर्ट टाउन से इनलैंड रीजन्स तक। ये मर्चेंट्स वीवर्स को एडवांसेस भी देते ताकि ये वीवर्स क्लोथ्स को प्रिपेयर करेंगे वीविंग विलेजेस में, और फिर इन चीज़ों को सप्लाई किया पोर्ट्स तक। इन पोर्ट्स पे बड़े बड़े शिपर्स और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, और वहाँ पे इनके ब्रोकर्स भी थे, यानी इनके डीलर्स, इनके एजेंट्स थे जो कि प्राइस के बारे में बातचीत कर रहे थे। और इनलैंड में जो सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग थे, वहाँ से ये ब्रोकर्स गुड्स लाते दूर दूर तक। 1750s तक इस नेटवर्क सिस्टम के ऊपर इंडियन मर्चेंट्स का पूरा कंट्रोल था, लेकिन 1750s के बाद इस नेटवर्क की डिक्लाइन हुई, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हुई। इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे यूरोपियन कंपनीज आने लगी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इंडिया का मार्केट पूरी तरह से ख़राब कर दिया। यूरोपियन कंपनीज ने धीरे धीरे अपनी पावर्स को बढ़ाया। पहले उन्होंने लोकल कोर्ट से कुछ कंसेशंस लिए, यानी एक तरीके का परमिशन लाया इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए, और फिर ट्रेड को मोनोपोली करार दिया। मोनोपोली का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंपनीज ही ट्रेड कर सकते हैं, यूरोपियन कंपनीज ही ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी किसी को ट्रेड करने का राइट नहीं, किसी भी तरह का परमिशन था नहीं। इसको हम बोलते हैं मोनोपोली। और इससे ये रिजल्ट सामने आया, जो सूरत और हुगली में पुराने पोर्ट्स थे जो कि लोकल मर्चेंट्स के दौरान बनाए गए, जिनके ऊपर लोकल मर्चेंट्स का कंट्रोल था। और इन पुराने पोर्ट्स की डिक्लाइन शुरू हुई जब वहाँ पे यूरोपियन कंपनीज ने अपनी पावर्स एक्सटेंड किया। इन पोर्ट्स से जो भी एक्सपोर्ट होता वो भी गिरने लगे, और जो फाइनेंस के अंदर क्रेडिट वो भी ख़त्म हो गया, और जो लोकल बैंकर्स थे वो भी बैंकरप्ट हो गए। 17th सेंचुरी के आखिरी सालों में ट्रेड का जो वैल्यू जो कि सूरत से पास होता वो तो 16 मिलियन, मगर 1740s में इसका वैल्यू घट रहा, सिर्फ 3 मिलियन रहा। कहने का मतलब कि यूरोपियन कंपनीज आने से इंडिया का ट्रेड बिल्कुल भी ख़त्म हो गया, इनके मार्केट ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गए। यूरोपियन कंपनीज ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इनका जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो एम था, वो तो प्रॉफिट कमाना। जब सूरत और हुगली की डिक्लाइन हुई, मगर बम्बई और कलकत्ता की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। पुराने पोर्ट्स को शिफ्ट कर दिया और इनकी जगह पर नए पोर्ट्स बनाए। ये एक इंडिकेटर कॉलोनियल पावर होने का।
अब इन नए पोर्ट से ट्रेड आने लगे, यूरोपियन कंपनीज का कंट्रोल आया ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ यूरोपियन शिप से ट्रेड को कैरी करते एक जगह से दूसरी जगह तक। इंडिया के जो पुराने ट्रेडिंग हाउसेस थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म हुई, इनकी डिक्लाइन हुई। फिर अगर किसी को ट्रेड करना, ये बात याद रखना, अगर किसी को ट्रेड करना, अगर कोई ट्रेड करना चाहते वो तो तभी पॉसिबल जब वो यूरोपियन कंपनीज की नेटवर्क के मुताबिक काम करे, यानी यूरोपियन कंपनीज के साथ साथ ही ट्रेड करना, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिशंस। फिर यानी ये जो चेंजेस आए, इन चेंजेस आने से वीवर्स और आर्टिशंस के लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, किस तरह से पड़ा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया, टॉपिक के थ्रू ही इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करना। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।